हेलो दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको हमने 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुके हैं और आज भी हम आपको 1 मिनट आपका लेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हमने फिलहाल लगभग 10 दिन पहले ही एक नया यूट्यूब चैनल शिक्षा सोपान के नाम से प्रारंभ किया है, जिस पर हम कंपटीशन से संबंधित जो तैयारी है उसके लिए आपको कंटेंट जो उपलब्ध कराते हैं, बहुत अच्छा और प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ और एक ऑथेंटिक मैटर आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप शिक्षा सोपान के नाम से जो हमारा चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई परेशानी है, कोई भी आपको चीज़ अलग से पढ़नी है, कोई टॉपिक आपको चाहिए, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। आरएमएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपकी जो स्पेशल की क्लास है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। यहाँ पर हम आपका सिलेबस पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि हमारा डीएड स्टूडेंट जो हैं, आपके डीएड स्टूडेंट सेकेंड ईयर आईडीडी स्पेशलाइजेशन के अंदर उनका 8वां पेपर चल रहा है। 8वें पेपर में हमारी यूनिट नंबर 4.4 आज हम पढ़ने वाले हैं और 4.4 यूनिट जो है, अब ये छोटी छोटी यूनिट आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। अंग्रेजी सीखने के लिए बुनियादी कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल के बारे में ये यूनिट आपको बताती है। तो इस यूनिट के अंदर आपको क्या है, देखेंगे कि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो पूर्ण संचार के लिए उसे 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। कोई भी भाषा आप सीखिए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तो जो भाषा हम सीखते हैं उस भाषा के लिए हमको 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। और 4 कौशल आपके कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब हम अपनी मूल भाषा को सीखते हैं तो हम आमतौर पर पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना सीखते हैं। इन्हें भाषा कौशल कहा जाता है। इन्हें भाषा कौशल कहा जाता है क्या? कि जब हम आमतौर पर अपनी जो भाषा है सीखते हैं तो उसका सीखने का जो क्रम होता है, वो क्रम क्या है? पहले हम सुनते हैं, इसके बाद में हम बोलते हैं, इसके बाद में पढ़ते हैं और इसके बाद में हम लिखते हैं। ऐसा हमारा क्रम यहाँ पर जो है वो चलता है। इसको हमने यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा इसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिसनिंग, यहाँ पर स्पीकिंग, यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर राइटिंग। मतलब सबसे पहले जो है आदमी सुनता है, सुनना काम करता है, इसके बाद बोलने का काम करता है, बोलने के बाद वो पढ़ता है, पढ़ना, और इसके बाद लिखना। ये प्रकार, ये जो आपका क्रम है, ये क्रम आपका सीखने का होता है। सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और पढ़ने के बाद आपका राइटिंग मतलब लिखना। ये हमारा क्या होता है? क्रम होता है। आगे इसमें आपको दिया गया कि सुनने में कठिनाई, मतलब व्यक्ति को सुनने में क्या कठिनाई हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा सुनने की कठिनाई में गति सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, गति। इसका संबंध इस बात से है कि बातचीत में कितने लोग हैं और वो कितनी तेजी से बोलते हैं। मतलब बातचीत कितने लोग कर रहे हैं, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, वो कितनी स्पीड से बातचीत कर रहे हैं, कितनी गति से बातचीत कर रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा देखने का विषय होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, शब्दावली। यह विद्यार्थियों द्वारा सुने गए पाठ को समझने में असमर्थता से संबंधित है, यदि वे इसमें शामिल शब्दावली को नहीं समझ पाते। मतलब जो बोलने वाला है वो कैसे शब्द बोल रहा है, कौन सी शब्दावली का वो यूज कर रहा है, उसका कठिनाई स्तर कैसा है, वो जैसे शब्द जो बोल रहा है उसको हम समझने में कितने समर्थ हैं। तो यदि हम उसकी शब्दावली को समझने में समर्थ हैं तो हमको उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, और यदि समर्थ नहीं है तो हमको उसमें शब्दावली में परेशानी
आएगी। अगली इसमें बताइए संरचनाएं। यदि विद्यार्थी द्वारा सुने गए पाठ को समझने में असमर्थता से संबंधित है, यदि वे इसमें शामिल प्रमुख संरचनाओं को नहीं समझ पाते हैं, मतलब आपको जो भी संरचनाएं विद्यार्थी के द्वारा जो पाठ को पढ़कर जो सुनाया गया है, उस पाठ को समझने में यदि असमर्थता से संबंधित है, पाठ को पढ़ने में पढ़कर कोई सुना रहा है, उसको वो समझ नहीं पा रहा है, तो ये इसकी कौन सी कमी है? ये इसकी संरचना की कमी है, संरचना को उसकी समझ नहीं पा रहा है। लंबाई और विषय, जैसे फुटबॉल, भोजन, कपड़े, फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों के बारे में लंबी बातचीत छात्रों के लिए राजनीति या विज्ञान के बारे में छोटी बातचीत की तुलना में समझना आसान हो सकती है। यदि बच्चे को आप कोई भी राजनीति वाली चाहे छोटी बात बताएं, यहाँ पर लिखा कि राजनीति वाली और विज्ञान की, यदि आप छोटी बातचीत भी करें और यदि आप खेल से संबंधित, भोजन से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, फिल्मों से संबंधित, टीवी सीरियल कार्यक्रमों से संबंधित, यदि इनसे संबंधित आप लंबी बातचीत भी करें, तो ये लंबी बातचीत बच्चों के लिए अच्छी लगेगी, और ये जो छोटी बातचीत है वो बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं लगेगी। आवाज का उतार चढ़ाव, अंग्रेजी के मूल वक्ताओं की स्वर शैली और तनाव अन्य भाषाओं के बोलने वाले से भिन्न होती है। आपने देखा होगा अंग्रेजी वाले जो लोग होते हैं, अंग्रेजी जो बोलते हैं, उनकी स्वरों की जो शैली है, वो स्वरों की शैली बिल्कुल अलग होती है। तो जो अंग्रेजी बोल रहा है, जो सुन रहा है, तो सुनने वाले को उसको समझने में ज्यादा परेशानी आती है। इसमें यहाँ पर दिया कि अगला बोलना अक्सर सुनने से जुड़ा होता है। उदाहरण दिया यहाँ पर, एक उदाहरण के लिए दो तरफा संचार पारंपरिक शिक्षा में संचार क्षमता के दोष को पूरा करता है। मतलब दो तरफा संचार, दो तरफा मतलब दो तरफ से संचार यदि हो रहा है, संचार का मतलब बातों का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो पारंपरिक शिक्षा में संचार क्षमता के दोष को पूरा करता है। पारंपरिक शिक्षा में यदि परंपरा वाली शिक्षा चल रही है, तो परंपरा वाली शिक्षा में संचार क्षमता का वो क्या करता है? दोष उत्पन्न करता है। और टू वे का मतलब स्कूल में शिक्षक और छात्रों के बीच संचार का संबंध है। जो अपन कहते हैं कि टू वे का मतलब है बच्चा और शिक्षक दोनों के बीच जो संचार का माध्यम है, या दोनों के बीच में जो संचार हो रहा है, उसको हम टू वे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपने इंपॉर्टेंट देखेंगे, पढ़ना सीखने की तकनीक। पढ़ना सीखने की तकनीक क्या है? पढ़ना सीखने की तकनीक यहाँ पर बताई गई है कि मैं क्या जानता हूं, मैं क्या जानना चाहता हूं, और मैंने क्या सीखा। ये तीन चीज अपन को इसके अंदर ध्यान रखनी है। कौन कौन सी तकनीक है? मैं क्या जानता हूं, मैं क्या जानना चाहता हूं, और मैंने क्या सीखा। मतलब सबसे पहला बिंदु यह है कि मैं क्या जानता हूं, मतलब मेरे पास अभी फिलहाल में कौन सा ज्ञान है, मैं कितना ज्ञान रखता हूं। इसके बाद जितना मैं रखता हूं उससे अधिक मैं क्या जानना चाहता हूं, मतलब मुझे और क्या सीखना है और क्या जानना है। और इसके बाद सबसे लास्ट का काम है कि मैंने क्या सीखा। जो मैं जानना चाहता हूं मैं जान रहा हूं, या मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं, अंत में लेकिन मैं सोचूंगा कि ये मैंने अब तक क्या सीखा। यहाँ पर आपको इस तकनीक में क्या क्या होता है कि शिक्षक एक चित्र या शीर्षक का उपयोग करके छात्रों से वह सब कुछ कहने के लिए कहते हैं जो वे जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके बारे में वे जानते हैं, और उनकी जानकारी के टुकड़े सूचीबद्ध करके मैं क्या जानता हूं। मतलब सबसे पहले टीचर जो होता है वो इस प्रश्न पर बात करता है कि मैं क्या जानता हूं, और बच्चों से संवाद करता है, बच्चों से बातें करता है, संचार करता है। क्या करता है कि बच्चों बताइए कि आप किसी भी विषय के बारे में वो बोल सकता है। यहाँ पर आपको जिस विषय मतलब जो शिक्षक के द्वारा जो पॉइंट, जो बिंदु, जो विषय बताया जाएगा, उस विषय पर बच्चों से जो शिक्षक है वो बात करेगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया कि छात्र जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकार करते हैं, मैं क्या जानना चाहता हूं। इसके बाद शिक्षक जो है वो बच्चों से प्रश्न करेगा कि भाई आप ये ज्ञान तो रखते हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि इसके आगे आपको क्या जानना है, इसके आगे आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे बात आएगी कि वह छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। शिक्षक जानकारी के इन टुकड़ों को सूचीबद्ध करता है, मैंने क्या सीखा।
अब जो बच्चे जानना चाहते हैं, जो प्रश्न बच्चों के द्वारा शिक्षक के लिए किए गए हैं, उन प्रश्नों का जवाब देता है शिक्षक बच्चों के लिए, जवाब देता है। इसके बाद जो जवाब शिक्षक ने दिया है, तो उस जवाब के बारे में जो शिक्षक है वो उन बच्चों से जानकारी लेता है और वो यहाँ पर सीखता है कि बच्चा जो है वो ये एवोल्यूशन करता है, एक मूल्यांकन करता है कि मैंने अब तक क्या सीखा, ये वो मूल्यांकन करता है। दूसरी तकनीक आपकी इसके अंदर आती है, इसमें दूसरी तकनीक है DRTA तकनीक, निर्देशित पढ़ना सोच गतिविधि। इस तकनीक में क्या किया जाता है, इस तकनीक में देखिए आप क्या किया जाता है कि पहला है कि शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि वे इस तरह के शीर्षक वाली कहानियां पाठ के बारे में क्या सोचते हैं, फिर छात्र कहानियां पाठ का हिस्सा पढ़ते हैं। सबसे पहले शिक्षक जो होगा वो कोई भी पाठ और कहानी के बारे में बच्चों को बताएगा और पूछेगा कि बच्चों आप इस पाठ या इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इस पाठ और कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर छात्र जो है पहले उस पाठ और कहानी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, तब जाकर वो बताएंगे कि हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात इसके अंदर आएगी, शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि वे अब क्या सोचते हैं, क्या उनका अनुमान सही है या गलत। जब बच्चा उस पाठ को पढ़ लेगा, उस अध्याय को पढ़ लेगा, तो टीचर उससे पूछेगा कि आपने जो इस पाठ और अध्याय के बारे में पहले सोचा था क्या वो सही है, क्या आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है या गलत है, ये सोचना है। अगला पॉइंट इसके अंदर आएगा, शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि कहानी या पाठ में ऐसा क्या है जो उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। और यदि बच्चा ऐसा सोच रहा है, अन्य प्रकार का कुछ सोच रहा है, तो उस पाठ के अंदर, उस कहानी के अंदर ऐसा क्या है जो उसे बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करता है, उस शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को सोचने के लिए मजबूर करता है। अगला है, शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। और इसके बाद शिक्षक जो है वो छात्रों से पूछेगा कि आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा या आगे क्या होगा। ये चीजें जो हैं वो शिक्षक बच्चों से पूछता है। ये इस तकनीक के अंदर आपका आता है। इन कौशलों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उपभोग और उत्पादन। आपको पता है उपभोग क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जब आप किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वह उपभोग है। आप किसी भाषा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो उपभोग है। और जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो वह उत्पादन होता है। आपको पता है उपभोग और उत्पादन एक वस्तु, जैसे माना कि ये पेन है, ये बनाया गया, इसका उत्पादन हुआ है, प्रोडक्ट तैयार हुआ है। लेकिन यदि मैं इससे लिखने का काम कर रहा हूं तो ये इसका क्या है, उपभोग है। यहां पर आपको चार चीजों में से उपभोग बताना है, तो पढ़ना और सुनना क्या है उपभोग है। मेरे पास कोई बुक है, किसी प्रकाशक के द्वारा उसको छापा गया है, तो मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो ये उपभोग हो गया। सुन रहा है कोई, ये उपभोग हो गया। लेकिन यदि वो बोल रहा है या उसको लिख रहा है, तो ये क्या है, ये उत्पादन है। प्रत्येक कौशल दूसरे को पुष्ट करता है। आपको उन गतिविधियों के बारे में सोचने की जरूरत है जहां ये चारों भाषा कौशल एकीकृत हो। हम चारों जहां पर एकीकृत है उसके बारे में सोचेंगे। और यहाँ पर 4.5 आ गया, शब्दावली एवं व्याकरण पढ़ाना। देखिए छोटी छोटी यूनिट है, इसके अंदर आपको थ्योरी वाला मैटर ज्यादा है। अब जैसे ये चीज है तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, आपको व्याकरण से संबंधित शब्दावली इसमें आ जाएगी। अब इसके घटक जो थोड़े से यहाँ पर दिए गए हैं, यदि ये आपको समझ में नहीं आते हैं, जैसे इसमें लिखा शब्द ज्ञान का विस्तार करने के लिए व्यापक या व्यापक स्वतंत्र पढ़ना। यदि आपको अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाना है, शब्द ज्ञान का विस्तार करना है, तो आपको व्यापक रूप से पढ़ना पड़ेगा। कैसे रूप से पढ़ना पड़ेगा, व्यापक रूप से स्वतंत्र पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका विस्तारित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन शब्दों वाले पाठ की समझ बढ़ाने के लिए विशिष्ट शब्दों में निर्देश, और उस शब्दों वाला जो पाठ है उसकी यदि आपको समझ बढ़ानी है, आपको उसका ज्ञान ज्यादा लेना है, तो विशिष्ट शब्दों में आपको क्या करना है, निर्देश लेना है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, स्वतंत्र शब्द शिक्षण रणनीतियों में निर्देश। आपको जो भी निर्देश आप दे रहे हैं, तो वो निर्देश किसमें, स्वतंत्र शब्द शिक्षण में आपको निर्देश देना है। मतलब जो
बिल्कुल फ्रीडम जो वर्ड हैं आपके, उनके अंदर आपको निर्देशित करना है। सीखने को प्रेरित करने और बढ़ाने के लिए शब्द चेतना और शब्द खेल विधियां, और सीखने को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शब्द चेतना, लोगों के अंदर शब्दों की चेतना जागृत कर सकते हैं बच्चों के अंदर, और शब्द खेल गतिविधि भी हम करवा सकते हैं, शब्दों की एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। अगला यहां पर दिया आपको नेशनल रीडिंग पैनल 2000 के अनुसार शब्दावली का स्पष्ट निर्देश अत्यधिक प्रभावी है। जानबूझकर शब्दावली विकसित करने के लिए छात्रों को विशिष्ट शब्द और शब्द सीखने की रणनीतियां दोनों स्पष्ट रूप से सिखाई जानी चाहिए। आपको दो चीज बच्चों को, एक तो उसकी रणनीति शब्द सीखने की, और विशिष्ट शब्द मतलब स्पेशल शब्द, मतलब विशिष्ट शब्द बच्चों को उनका अर्थ वगैरह समझाना है, और इसके साथ साथ उसकी रणनीति भी बच्चे को स्पष्ट रूप से सिखाई जाने चाहिए। यदि ऐसा दोनों जो हैं ये कार्य ये अच्छी प्रकार से होते हैं तो बच्चे को सारी चीज जो है समझ में आती है। छात्रों के शब्द अर्थों के ज्ञान को गहरा करने के लिए विशिष्ट शब्द निर्देश मजबूत होना चाहिए। बैक एट अल 2002 अलग अलग शब्दावली अभ्यासों के बजाय प्रामाणिक पाठों पर प्रदान किए गए समृद्ध संदर्भों में शब्दावली देखने से मजबूत शब्दावली सीखने का निर्माण होता है। यदि आप किसी भी शब्दावली का अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास की बजाय आपको क्या करना चाहिए, प्रामाणिक पाठों द्वारा, जो पाठ प्रामाणिक हैं, जो शब्द प्रामाणिक हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर एक रीडिंग पैनल जो 2000 दिया है, नेशनल रीडिंग पैनल, इसमें ऐसा निर्देश अक्सर किसी परिभाषा से शुरू नहीं होता, क्योंकि परिभाषा देने की क्षमता अक्सर यह जानने का परिणाम होती है कि शब्द का क्या अर्थ है। परिभाषा जो है वो केवल इतना बताती है कि शब्द का क्या अर्थ है, तो ये परिभाषा पर महत्व नहीं देता है। ये आपको थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेनी है, इसमें ज्यादा कोई विशेष कार्य आपका नहीं है, और ये आपकी चौथी यूनिट जो है वो यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है। पांचवी यूनिट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण, और इसमें अपन पहला पढ़ेंगे दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की भूमिका और महत्व, मतलब हमारे दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा का क्या महत्व है। ये 5.1 हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। 5.1 कहती है कि दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की भूमिका एवं महत्व। भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, हमारी दैनिक जीवन में क्या भूमिका है। तो इसमें सबसे पहले अपन को दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि मातृभाषा सीखने की शुरुआत बच्चे की रचनात्मक सोच के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे की सोच को रचनात्मक बनाना है, निर्माण करने वाली सोच बनाना है, तो हमारे यूजीसी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया क्या कि मातृभाषा सीखने की शुरुआत बच्चे की रचनात्मक सोच के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो सबसे पहले शिक्षा किसमें दी जाए, उसकी मातृभाषा में दी जाए। इसके बाद यहाँ पर दिया कि क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उस भाषा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। और क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है, क्षेत्रीय भाषा वह होती है जिसका उपयोग देश में हमारे जो अधिकतर लोग हैं, बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में जो भाषा ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाएगी तो वो भाषा हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी, वो भाषा हमारी क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। किसी भाषा को क्षेत्रीय भाषा तब माना जाता है जब वे अधिकतर उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो किसी राज्य या देश के एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। एक विशेष क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब भौगोलिक क्षेत्र जो है, उस राज्य के या देश के विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, और यदि उनमें से अधिकतर लोग एक ही भाषा को बोलते हैं, उस भाषा को बोलते हैं, तो उस भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1), इसमें कहा गया कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आपको पता है कि हमारी जो लिपि है, हिंदी की लिपि जो है वो तो क्या है, देवनागरी। क्या है, देवनागरी। आपसे पूछता है लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। और यदि भाषा की बात करें
तो ये भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी है। लिपि हिंदी नहीं है, लिपि देवनागरी है। हम जो लिखते हैं, माना कि मैं कै कबूतर ऐसे बनाता हूं, ये बनाने का डिजाइन है, तो ये जो बनाने का तरीका है ये मेरी लिपि है। और वो कौन सी बोलते हैं इसको? देवनागरी। जैसे माना कि मैं एक को ऐसे लिखता हूं, एक को मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये क्या है? एक विशेष लिपि है। मतलब हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको रोमन बोल देते हैं। अपन कहते हैं कि ये रोमन संख्या है भैया। तो रोमन संख्या, रोमन क्या है? एक इसके लिखने का तरीका है। यदि आपने ऐसे बनाया एक, तो आप कह दोगे कि भैया ये कौन सा तरीका है? रोमन तरीका है। तो ये लिपि जो होती है वो बनावट का तरीका होता है। अब क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता, दुविधा को दूर करें, इसके अंदर पढ़ते हैं हम। किसी भी स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देने के संबंध में दुविधा को दूर करना और बच्चे को स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा में सोचने देना। आपको यदि कोई भी स्थानीय भाषा कभी भी किसी व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, तो वहां पर हम किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, और जैसा यहाँ पर दिया कि हम वहां पर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देते हैं। अब हमारी औपनिवेशिक मानसिकता क्या है? औपनिवेशिक मानसिकता के अंदर अपन पढ़ेंगे, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत थी, ताकि जब कोई कक्षा में क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न पूछे तो उन्हें हीन भावना नहीं हो। मतलब हम एक ऐसी कोशिश करें कि यदि हम क्लास के अंदर जाएं और क्षेत्रीय भाषा में, वहां की भाषा में यदि मैं किसी बच्चे से प्रश्न पूछूं, तो हमारे अंदर और बच्चों के अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। हीन भावना नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मैं माना कि लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति जो है वो हीन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये भाषा मेरे पे नहीं आती इसलिए लोकल भाषा में मुझसे बात कर रहा है। फायदे क्या हैं इसके? कि विषय विशेष सुधार, भारत और अन्य एशियाई देशों में कई अध्ययन अंग्रेजी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के सीखने के परिणामों पर सरकार सकारात्मक प्रभाव का सुझाव देते हैं। हमारे भारत देश में और अन्य एशियाई देशों में जो अध्ययन किया जा रहा है, अध्ययन करवाया जा रहा है, वो अंग्रेजी के बजाय किस में किया जाता है? क्षेत्रीय माध्यम से किया जाता है, जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। विज्ञान और गणित में प्रदर्शन, विशेष रूप से अंग्रेजी की तुलना में अपनी मूल भाषा में पढ़ाई करने वाले छात्रों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया। जो छात्र विशेष रूप से अंग्रेजी की तुलना में, जो व्यक्ति अपनी मूल भाषा में पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों का जो प्रदर्शन था वो अच्छा पाया गया। इसका मतलब यह है कि मातृभाषा में यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। भागीदारी की उच्च दर, मूल भाषा में अध्ययन करने पर छात्रों में उच्च उपस्थिति, प्रेरणा और बोलने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब जब हम किसी भी क्लास के अंदर यदि मूल भाषा या मातृभाषा में अध्ययन कराते हैं, तो बच्चों की जो उपस्थिति है वो भी अच्छी रहती है। कई शिक्षाविदों द्वारा अंग्रेजी की खराब पकड़ को प्रमुख इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉप आउट दर के साथ साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन से जोड़ा गया है। एक कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए अतिरिक्त लाभ, जो जिनको सुविधाएं कम प्राप्त होती हैं उनके लिए यदि हम मूल भाषा या मातृभाषा में पढ़ाने का काम करते हैं तो उनको अतिरिक्त लाभ भी इसका प्राप्त होता है। और क्या लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर अपन देखेंगे कि यह विशेष रूप से छात्रों के लिए प्रासंगिक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। फर्स्ट पीढ़ी के शिक्षार्थी, शिक्षा लेने वाले फर्स्ट पीढ़ी के हैं, अपनी पूरी पीढ़ी में स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, या ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो किसी विदेशी भाषा में अपरिचित अवधारणा से भयभीत महसूस कर सकते हैं। ऐसा विद्यार्थी जो पूरी पीढ़ी में स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है, तो उसको क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से वो आया है, और जब वो विदेशी भाषा में पढ़ेगा तो विदेशी भाषा की अवधारणा से क्या होगा? वो भयभीत हो जाएगा, अपने आप में उसको डर महसूस होगा। अगला पॉइंट इसके अंदर आएगा, शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। हम इस बात को दावे के साथ कहेंगे कि यदि शिक्षा के अंदर क्षेत्रीय भाषा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तो बिल्कुल बच्चा जो है वो उसका शिक्षण के प्रति उसकी जो रुचि है वो बढ़ेगी। इसमें बताया गया या तो क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में
अपनाया जाएगा या उन्हें अंग्रेजी भाषा के छात्रों के लिए एक शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा जो भाषा में पारंगत नहीं हो सकते। जो भाषा में पारंगत नहीं हो सकते उनके लिए एक शिक्षण उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। किसका? हमारी क्षेत्रीय भाषा का। इसमें कौन कौन सी चीज आपकी शामिल होती हैं? देखिए, तकनीक के अंदर आपको क्या आता है? तकनीक के अंदर भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक की बदौलत कक्षाओं में वास्तविक समय में अनुवाद संभव होगा। मतलब आपको पता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एआई। आजकल आपने देखा होगा एआई का समय चल रहा है, एआई का जमाना चल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो ऐसी बुद्धिमत्ता जो हमने बनाई है, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। और जो हमारे पास दिमाग के अंदर जो बुद्धि है वो हमारी प्राकृतिक है, भगवान के द्वारा हमको प्रदत्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 आपको पता है 2022 में अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसमें मातृभाषा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है और इसका इस्तेमाल कम से कम 5वीं 8वीं कक्षा तक किया जाना चाहिए। मतलब बच्चों को 5वीं तक या 8वीं तक पढ़ाने के लिए केवल और केवल मातृभाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के अंदर करने जा रही है। इसके अतिरिक्त यह शैक्षणिक संस्थानों को स्थानीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्ययन सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मातृभाषा को या क्षेत्रीय भाषा को, लोकल भाषा को वहां की क्या बना दो? अध्ययन सामग्री बना दो। 5.2 यूनिट छोटी छोटी यूनिट है, ये आपको पता है। 5.2 यूनिट में पढ़ेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय भाषा सिखाने के दृष्टिकोण और तकनीक। हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर हम क्षेत्रीय भाषा किस प्रकार सिखा सकते हैं। तो किस प्रकार सिखा सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। और पहला पॉइंट आपको दिया गया है इसमें कि लोगों को भाषा की संस्कृति से जुड़ने में मदद करता है। लोगों को भाषा की संस्कृति से जुड़ने में मदद करता है। कौन? हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारी क्षेत्रीय भाषा। दूसरी चीज, शिक्षा के लिए आसान संचार। यदि आपको शिक्षा के लिए संवाद शैली को मजबूत बनाना है तो बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में बच्चों से बात की जाए। एक अतिरिक्त भाषा जानना, और यदि बच्चा क्षेत्रीय भाषा जानता है और उसमें यदि वो संवाद कर रहा है और आप उसको दूसरी भाषा सिखाना चाहते हैं तो बच्चे के पास में एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। एक अतिरिक्त भाषा जो है वो बच्चा सीख जाता है। इसका ये फायदा भी हमें यहाँ पर होता है। अब इसकी प्रत्यक्ष विधि जो है, प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रत्यक्ष विधि इसकी देख लीजिए आप। इस पद्धति में शिक्षण पूरी तरह सीखी जाने वाली भाषा में किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाती है, जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है, वो शिक्षण कार्य ऐसी भाषा में किया जाता है। कौन सी भाषा में किया जाता है? जो पूरी तरह क्या सीखी जाने वाली भाषा होती है। बच्चा उस भाषा को पूरी तरह से सीख सकता है। शिक्षार्थी को अपनी मूल भाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। व्याकरण के नियमों से परहेज किया जाता है और अच्छे उच्चारण पर जोर दिया जाता है। व्याकरण के नियमों से हम परहेज करते हैं छोटे बच्चे के लिए, लेकिन उसके अच्छे उच्चारण पर जोर दिया जाता है। बच्चे को ये बताया जाता है कि आपको शुद्ध और अच्छा उच्चारण करना है। यहाँ पर आपको व्याकरण अनुवाद के बारे में बताया गया कि इस पद्धति में सीखना मुख्यतः लक्ष्य भाषा से अनुवाद के माध्यम से होता है। व्याकरण के नियम याद रखने होते हैं और याद रखने की जाने वाली शब्दावली की लंबी सूची होती है। मौखिक क्षमता विकसित करने पर बहुत कम और जोर नहीं दिया जाता। इस पद्धति को सर्वाधिक प्रयोग माध्यमिक शिक्षा में किया जाता है। आपको पता है व्याकरण में याद करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं और याद करने वालों की जो सूची है, शब्दावली जो सूची है वो बहुत बड़ी हो जाती है और ये छोटे बच्चों के लिए कारगर नहीं है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा में इसका प्रयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रव्य बोलचाल। श्रव्य बोलचाल इस पद्धति के पीछे सिद्धांत यह है कि किसी भाषा को सीखने का अर्थ आदतें प्राप्त करना है। हर परिस्थिति में संवाद का बहुत चलन है। नई भाषा को उसके लिखित रूप में देखने से पहले
सुना जाता है और बड़े पैमाने पर उसका अध्ययन किया जाता है। आपको कोई भी चीज पहले देखनी है, उससे देखने से पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले उसको सुनेंगे, और ये हमारी जो है वो श्रव्य बोलचाल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले किसी भी, जैसे आज माना कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले आप मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है, मेरे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको सबसे पहले आप सुनेंगे। क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। इसके अंदर आता है रचना संरचनात्मक दृष्टिकोण। यह विधि भाषा को व्याकरणिक नियमों के एक समूह के रूप में देखती है, जिन्हें एक निर्धारित क्रम में एक एक करके सीखा जाना है। उदाहरण के लिए, क्रिया होना को वर्तमान निरंतर काल से पहले पेश और अभ्यास किया जाता है, जो सहायक के रूप में होना का उपयोग करता है। सीखने का यह तरीका भाषा सीखने वाले ऐप में आम है। आपको व्याकरणिक नियम जो हैं, उन व्याकरणिक नियमों का एक समूह के रूप में देखा जाता है इस संरचनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए हम क्रिया की बात करें, और क्रिया किसको कहते हैं, हम होना। जिस शब्द के द्वारा हमको कार्य के बारे में पता चल रहा है कि ये कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया आपकी होती है। तो ये वर्तमान निरंतर काल से पहले और अभ्यास किया जाता है, जो सहायक क्रिया के रूप में होना का उपयोग करता है। ये होना कभी कभी आपको सहायक क्रिया के रूप में भी यहां पर प्रयुक्त होती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे टीपीआर, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। टीपीआर, टीपीआर के अंदर टीपीआर शिक्षार्थी को खड़े हो जाओ, अपनी किताब बंद करो, खिड़की पर जाओ और इसे बोलो जैसे सरल आदेशों का जवाब देकर काम करता है। यह विधि श्रवण संबंधी समझ के महत्व और गति सीखने के महत्व पर जोर देती है। ये सुनने वाली जो ये विधि है, ये सुनने वाली चीजों पर ज्यादा जोर देती है। कैसे? सबसे पहले परीक्षार्थी वो शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को हम कहते हैं खड़े हो जाओ, हमने कहा किताब बंद कर दे, हमने कहा खिड़की पर जाओ और इसे खोल। बच्चा किताब खोल के बैठा है, पढ़ रहा है, हमने कहा बेटा खड़ा हो जा, तेरी किताब बंद कर दे, खिड़की के पास जा और खिड़की को खोल दे। ये हमने उसको बोला और बच्चे ने उसको सुना। इसके बाद संचारी भाषा शिक्षण है सीएलटी। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं सीएलटी। इस पद्धति का फोकस शिक्षार्थी को विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से और उचित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाना है, जिससे वह खुद को पा सकती है। सीएलटी क्या करती है कि बच्चे को संवाद शैली में परफेक्ट बनाती है। संवाद शैली में मतलब बात करने में परफेक्ट बनाती है। इसमें आपको देखो, उस समय भी हमने पढ़ा कि इसके अंदर पाठ्यक्रम की सामग्री, आमंत्रित करना, सुझाव देना, शिकायत करना और विचारों की अभिव्यक्ति, ये सभी कार्य इस सीएलटी के अंदर शामिल होते हैं। समय, मात्रा, स्थान, स्ट्रक्चर और दृष्टिकोण की तरह इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर भाषा सीखने वाले ऐप में किया जाता है। जिन ऐप के द्वारा आप भाषा सीखने का काम करते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसके अंदर कार्य आधारित भाषा सीखना है, जिसमें शिक्षण का ध्यान उस कार्य को पूरा करने पर है जो अपने आप में शिक्षार्थियों के लिए दिलचस्प है। शिक्षार्थी जिस पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, ऐसी पढ़ाई पर इसमें क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। एक इसमें ये प्राकृतिक दृष्टिकोण है, जो प्रोफेसर एस क्रसेन द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण पहली और दूसरी भाषा सीखने के बीच समानता पर जोर देता है। मतलब बच्चा जब आपका पहली भाषा सीख लेता है और इसके बाद जब दूसरी भाषा सीखता है, तो दोनों भाषाओं में ये क्या करता है, समानता, दोनों भाषाओं के अंदर वो समानता लाने पर जोर देता है कि जिस हिसाब से बच्चे ने पहली भाषा सीखी है तो वो दूसरी भी सीखे, तो इस पर ये जोर देता है। इसके अंदर बस आपका इतना ही मैटर जो है इसमें है। और अब हम हमारी जो यूनिट नंबर है 5.3, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे। आज के लिए इतना ही है, और इसको हम एक वीडियो और इसकी बनाएंगे और आपका पेपर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 3 पेपर आपके कंप्लीट हो गए, 3 पेपर और हैं, हम जल्दी जल्दी इनको आपको, अब हमारे पास सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, हमने पैनल बोर्ड भी लगवा दिया, रिकॉर्डिंग का अच्छा मैटर हमारे पास है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी में आप तक पहुंच रहा है। अब आपकी कमी एक ही है भैया, आप हमारा जो शिक्षण सोपान नाम से जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल जो है शिक्षा सोपान,
SHI KSHA KSHA सोपान, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको खोल लें। इससे आप अपनी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, साथ साथ में लाइक और कमेंट कर दें वहाँ भी। और यहाँ पर आपको स्पेशल की जो चीज़ें हैं वो हम आप तक भेजते रहेंगे। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। धन्यवाद।